नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी, जो कि पीटी स्पेशल है और इसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम देख रहे हैं। और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षा अधिकारी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी साख समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कहने का आशय ये हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के लिए लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 एसपीएससी ने राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 एमपीएससी जीपीएससी आरपीएससी यूकेपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए यानी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए एसएससी की परीक्षाओं के लिए यूपीट्रिपलएससी परीक्षाओं के लिए और साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपीट्रिपलएससी के अंतर्गत देखें तो यूपीट्रिपलएससी पेट 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये विषय वाइज जो ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लें इसमें। और इसमें ध्यान दें कि जो यह है बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो है यह ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम देखने जा रहे हैं। इससे पूर्व का लेक्चर जो था बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी माइंड मैप पर आधारित जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री में हमने जो देखा था वह एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मीडियल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं इसी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को हिस्ट्री के जो हैं तीनों पार्ट में इंडियन हिस्ट्री के जो हैं एंशिएंट मीडियल और मॉडर्न है सारे जो है इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर देखें विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है अब तक जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए उसमें देखें जो इसमें टॉपिक है कुल मिला के 11 महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आधारित। इसमें प्रथम जो 6 है टॉपिक इसमें मूलभूत जानकारी, ब्रह्मांड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानें, महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति, भू संचलन, भू आकृति विविधता, इन 6 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अब अगली टॉपिक यानी आज की जो टॉपिक है वो 7वीं टॉपिक है जलवायु विज्ञान पर आधारित है। इस टॉपिक को इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा आगे जो हम देखेंगे उसमें इंडियन ज्योग्राफी होगी जिसके अंतर्गत देखें तो यह कुल मिलाकर इसमें भी 10 महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है। लास्ट में पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे यूपीपीएससी के लिए उसको भी हम इस चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इस चैनल को लगातार देखते रहें। चलिए इस लेक्चर में यानी ज्योग्राफी के जो लेक्चर पूर्व में बनाए जा चुके हैं महत्वपूर्ण 6 टॉपिकों पर उस पर आधारित जो भी नोट्स उसका पूर्वावलोकन कर लेते हैं एक दृष्टिकोण। तो इसमें देखें विश्व भूगोल के अंतर्गत जो भी जानकारी दी गई उसको आप एक गहन दृष्टि के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है इस पर हम चर्चा पूर्व लेक्चर में कर चुके हैं। आप एक गहन दृष्टिकोण रखते हुए इस सारे टॉपिक को एक्सरसाइज निगाह से देख लें। और यह देखें तो पीटी स्पेशल है यानी आगामी सभी पीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिसमें आरओ एआरओ एग्जाम 2023 जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा पुनर्परीक्षा 2023 के। इसके अलावा देखें 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए भी यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। तो ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम दे चुके हैं। इसको आप एक गहन दृष्टि के अंतर्गत सरसे निगाह से देख सकते हैं। आज का लेक्चर जो है जलवायु विज्ञान पर आधारित है। तो जलवायु विज्ञान कुछ लेक्चर में देखेंगे और इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि जो टॉपिक है क्या है आज के लेक्चर में नहीं थे। तो ये सारी जानकारी जो होगी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ देखें ये सब जानकारी जो है आज के लेक्चर में नहीं थे, इसको आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में सारी जानकारी दी जाएगी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो जलवायु विज्ञान पर आधारित है। तो ये सारे लेक्चर आज के यानी सारे टॉपिक जो आज के लेक्चर में कवर की जाएगी इसको आप देख लें। फिर इसके बाद जो है इस लेक्चर को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। इसके बाद जल मंडल होगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जलवायु विज्ञान को देखें, इसमें एक्स्ट्रा कुछ अपने से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक्स्ट्रा करने से जल्दी समाप्त नहीं होगा। जल्दी से समाप्त करके बेस्ड ऑन माइंड पर जो अन्य जो टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट हैं उस पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। और ये सारे जो लेक्चर आपके हैं देखें तो पीटी एग्जाम से पूर्व ही सारे जो बेस्ड ऑन माइंड मैप है उसको चैनल पर अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देखते रहें। तो चलिए जलवायु विज्ञान को इसमें देखते हैं। तो यहाँ देखें वायुमंडल, सबसे पहले हम वायुमंडल को इसमें देख लेते हैं। तो इसका देखें वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है वायुमंडल कहलाता है। डिफिनेशन दिया गया है वायु का वह आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर टिका हुआ है। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यानी पृथ्वी की सतह से लेकर 32 किलोमीटर तक जो है इसका 99% द्रव्यमान जो है वायुमंडल का फैला हुआ है। वायुमंडल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को जीवित ग्रह की संख्या दी जाती है। यानी पृथ्वी को जीवित ग्रह की संख्या क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ वायुमंडल उपस्थित है। इसके बाद वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो वायु का संगठन है उसको देखें तो क्या है वायुमंडल में न केवल गैसें मौजूद हैं बल्कि जल वाष्प,
यानी वेपर, धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल भी मौजूद हैं। यानी केवल गैस ही नहीं है बल्कि इसमें जल वाष्प और धूल कण भी वायुमंडल मौजूद हैं। गैसों को इसमें देखें तो गैसों में देखें तो गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कुल वायुमंडलीय गैस का 99.75% है। यानी जो देखें लगभग जो आपका है 0.25% 100 में कम है, तो इसको 100% हम कह सकते हैं कि ज़्यादा वेटेज इन्हीं गैसों का है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत कुल वायुमंडल गैसों कितना है, 99.75% है। और शेष जो गैसें हैं वो 0.25% में ही हैं। यानी शेष गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं, तो शेष गैसों के अंतर्गत आर्गन है जो कि एक अक्रिय गैस है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, नियान है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनान है और हाइड्रोजन गैसें हैं। और ये जो गैसें आप देख रहे हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो एक यानी आर्गन से देखें 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये जो 7 गैसें वो 0.25% में ही हैं। शेष जो आपका ये इसमें 2 ही गैसें हैं और उसमें भी सर्वाधिक जो है नाइट्रोजन, आगे उसका कंपोजिशन देखेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। इसमें देखें तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। यानी पृथ्वी की सतह से देखें तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन जो प्राणवायु है और नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखें जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस में ही कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि देखें पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधे जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो घातक है, वहीं देखें जो पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक श्रेणी में आते हैं यानी प्रोड्यूसर हैं, और जो जीव जंतु कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं, आगे हम उसमें चर्चा करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए जो है यह भोजन के निर्माण की सामग्री है, अर्थात यह जो बनाते हैं जल यानी H2O + CO2 और सूर्य के प्रकाश में और जो पर्णहरित है यानी क्लोरोफिल उसकी मदद से जो पेड़ पौधे हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं जो जीव जंतुओं के काम आता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं पेड़ पौधे और प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। देखिए प्रकृति कितना अपना संतुलन बना के चलती है कि वो जीव जंतुओं के लिए जो है यानी जीवधारियों के लिए वह प्राणवायु ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं और जो जीवधारी या जंतु हैं उनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो है शोष कर लेते हैं। अर्थात इस रूप में देखें तो पेड़ पौधे जो है आधुनिक रूप में वो शिव यानी भगवान शिव के रूप में है। अर्थात वह जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव यानी भोलेनाथ जो है वो वहाँ से समुद्र से निकले हलाल को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और अमृत देवताओं को दे देते हैं। वैसे ही देखें तो पेड़ पौधे जो हैं इस पृथ्वी पर यानी प्रकृति में जो हैं, में जो भगवान शिव का रोल अदा कर रही हैं पेड़ पौधे, क्योंकि ये जो देखें तो जो घातक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवशोषित कर लेती हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन जो है वो जंतुओं के लिए दे देते हैं। तो पेड़ पौधे जो भगवान शिव के प्रतीक के रूप में हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से क्या है 90 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग NCFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए ग्रीनहाउस गैसें होती हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग या जो उच्च तापमान होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। आगे हम इसमें देख लेते हैं। इसके देखें वायुमंडल में गैसों की मात्रा क्या है। तो हाइड्रोजन देखें यानी सबसे इसमें मुख्य गैस को सबसे पहले देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। एग्जाम पूछता है ये नाइट्रोजन का N2 है और ये लगभग देखें तो 78.8% होती है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन O2 है प्राणवायु, इसका 20.95% लगभग 21% इसको कहीं कहीं लिखा रहता है। तीसरे स्थान पर देखें तो आर्गन आती है यानी इन दोनों के बाद सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है आर्गन जो अक्रिय गैस है यानी 0.93% है। इसके बाद चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये 0.0336% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है। और पांचवें स्थान पर नियान है ये 0.002% जो नियान है ये भी अक्रिय गैस है। इसके बाद हीलियम देखें तो 0.005% जो है वो हीलियम ये भी अक्रिय गैस में है। इसके बाद क्रिप्टॉन का स्थान आता है 0.001%। इसके बाद जिनान देखें तो यह आपका देख सकते हैं यानी सबसे कम इसमें देखें जो है सबसे कम मात्रा में देखें तो आपका जो है वह आपका हाइड्रोजन है यानी गैसीय रूप में हाइड्रोजन सबसे कम रूप में। हालांकि जल के रूप में देखें तो हाइड्रोजन सर्वाधिक हो जाएगा क्योंकि जल में जो H2O है और सबसे ज़्यादा हमने देखा था कि जल जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा 70.8% जल है, सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी का कंपोनेंट हमने पढ़ते समय आगे चर्चा कर लिया था। तो हाइड्रोजन जल के रूप में बल्कि गैस के रूप में जो सबसे कम मात्रा में इन गैसों कम्बेशन में देख सकते हैं, जो कि यह एक स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग वर्तमान टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं जलवाष्प को यानी वाटर वेपर को देखते हैं। यानी इन गैसों के अलावा जो है जलवाष्प और धूल कण भी होते हैं। तो जलवाष्प को इसमें देखते हैं। वाटर वेपर में क्या है वायुमंडल में, तो प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 1% से भी कम है। यानी 1% से भी कम क्या है जलवाष्प की। धरातल के निकट इसकी मात्रा 1 से
4% के बीच पाई जाती है। धरातल के निकट इसकी मात्रा क्या, जलवाष्प की मात्रा 1 से 4% के बीच पाई जाती है। भूतल से 5 किलोमीटर ऊंचाई वाले, भूतल से 5 किलोमीटर तक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय भाग में समस्त वाष्प का 90% भाग समाहित रहता है। यानी जलवाष्प का अधिकांश संकेंद्रण कहाँ है, वो भूतल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो कि 90% भाग है। और पृथ्वी तल पर क्या है, 1 से 4% मात्रा है, यानी शेष 10% इतने पर है। पृथ्वी तल के निकट 10% है, 90% भाग जो 5 किलोमीटर के भाग में है या दायरे में है। इसके बाद धूल कण देखते हैं, डस्ट पार्टिकल को। ये वायुमंडल के निचले परतों में रहते हैं, ये वायुमंडल के निचले परतों में रहते हैं। धूल कणों का जलवाष्प की दृष्टि से बहुत महत्व होता है, धूल कणों का जलवाष्प की दृष्टि से बहुत महत्व होता है। और ये विकिरण के कुछ भाग को सोखते हैं और उनका परावर्तन, रिफ्लेक्शन और प्रकीर्णन भी करते हैं। यानी क्या करते हैं, ये परावर्तन, रिफ्लेक्शन और प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन करते हैं। कौन करते हैं, धूल कण करते हैं। किसका, प्रकाश का। विकिरण यहाँ पर है इन प्रकाश का। इनके द्वारा प्रकीर्णन से आकाश नीला, इनके द्वारा प्रकीर्णन से आकाश नीला। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होते हैं लाल दिखाई पड़ते हैं। यानी ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, राकेश साइंस के क्वेश्चन के अंतर्गत है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई पड़ता है। हालांकि यहाँ पर जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तरंगदैर्घ्य के कारण जो होता है ऐसी घटना घटती है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य देखें लाल रंग की सबसे अधिक होती है, इसलिए काफ़ी दूरी तक दिखाई देता है। और जबकि सबसे कम बैंगनी रंग की होती है, यानी वायलेट की होती है। और एक किसके कारण होता है, अक्सर पूछा जाता है कि आकाश का नीला किसके कारण होता है, विकल्प दिया रहेगा तो धूल कण, डस्ट पार्टिकल के कारण होता है। और यहाँ पर यदि सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना यदि विकल्प रहेगा तो डस्ट पार्टिकल इसका रीजन बनता है। धूल कण जलवाष्प के लिए जलग्रही नाभिकों यानी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह कार्य करते हैं। यानी धूल कण जो जलवाष्प के लिए जलग्राही नाभिकों की तरह कार्य करते हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इन धूल कण से ही देखें तो बादल बनना और वर्षा का भी कारण ये जो होते हैं धूल कण होते हैं, जो जलवाष्प के लिए जलग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं। और हमने देख लिया ऊपर ही कि ये जो आपका है जलवाष्प देखें, यानी वाटर वेपर देखें, जो 5 किलोमीटर पर इसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा 90% भाग समाहित है। ये देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैसों में ये भी शामिल है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको ये अवशोषित कर लेती है और रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अर्थात यह वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस के निर्माण में सर्वाधिक सहायक गैस है। इसको साइंस वाले पार्ट में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। यानी प्रकृति ने जो है मनुष्य जीवधारियों की सुरक्षा के लिए वायुमंडल की संरचना का निर्माण किया है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घनत्व घटता जाता है। सबसे पहली परत जो होती है क्षोभ मंडल होती है। यानी इसको देखें, क्षोभ मंडल जो पहली परत है, पृथ्वी की सबसे निचली परत जो क्षोभ मंडल है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में घटित होती है। यानी ट्रोपोस्फियर जो है ये क्षोभ मंडल में है। समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में घटित होती है। इसको इंग्लिश में कभी कभार पूछ देता है, क्षोभ मंडल न लिखकर ट्रोपोस्फियर करता, तो यही सबसे निचली परत है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ध्रुवों पर इसकी मोटाई यानी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की जो मोटाई, ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक होती है। यानी देखें, हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ते समय हमने देखा था कि ये जो आपकी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये 90 डिग्री पर जो ये ध्रुव हैं, तो ध्रुवों पर इसकी मोटाई क्षोभ मंडल की 8 किलोमीटर तक होती है, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। यानी ध्रुवों पर जो मोटाई इसकी कम है क्षोभ मंडल की। आगे इसमें देखते हैं तो यह विषुवत वृत्त पर इस परत की मोटाई अधिक होने का कारण शक्तिशाली संवहन तरंगों द्वारा उष्मा का अधिक ऊंचाई स्थानांतरित किया जाना है। यानी विषुवत वृत्त पर यानी 0 डिग्री की विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई का कारण यहाँ दिया गया है कि शक्तिशाली संवहन तरंगों द्वारा उष्मा का अधिक ऊंचाई तक स्थानांतरित किया जाना होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई में ऋतुवत परिवर्तन हुआ करता है। जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा ऊंची हो जाती है। यानी जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा क्या होती है, इसकी ऊंची हो जाती है। यानी हमने ऊंचाई कहाँ तक इसका देखा था, यह आपका जो है ध्रुवों पर इसकी मोटाई ये है और विषुवत रेखा पर यह मोटाई है। और यानी इसमें देखें जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी ऊंचाई ऊंची हो जाती है। तो नीचे ये लिखा है ऊंचाई, यानी यहाँ देख सकते हैं कि विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिकतम 17 किलोमीटर होती है। तो जब गर्मी होती है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जाड़े की अपेक्षा गर्मी में इसकी सीमा की ऊंचाई ऊंची हो जाती है। यानी गर्मी में ये बढ़ जाएगी, 17 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जाड़े में क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा। तब ध्रुवों पर इसकी न्यूनतम ऊंचाई देखें तो 9 से 10 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ सीमा की ऊंचाई क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में उपस्थित गैसों का 95% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यानी जो देखिए वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो मुख्य रूप से थी, हमने ऊपर ही चर्चा कर लिया था कि ये जो गैसें हैं
इन गैसों को देखें तो क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इन 9 प्रमुख गैसें जो हैं ये 95% जो है ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। यानी यहाँ देख सकते हैं 95% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान घटता जाता है। ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई जब बढ़ने लगती है यानी यहाँ पर 17 किलोमीटर देख सकते हैं ध्रुवों पर यह आपकी रेंज है, तो ऊंचाई क्या होती है बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से यानी 1 किलोमीटर की दर से जो होता है तापमान में कमी शुरू होना स्टार्ट हो जाते हैं, तापमान घटता जाता है। इस मंडल में यानी क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फीयर, कुछ और जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं यानी इस क्षोभ मंडल में जो है सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इस मंडल में होते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल पूछेगा तो क्षोभ मंडल को ही कहेंगे, यानी इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधो मंडल भी कहते हैं। याद रखना है कि जो क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फियर है उसे संवहन मंडल कहते हैं और इसे अधो मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसको यूँ थोड़ी सी जानकारी यहाँ जो तापमान में कमी है इसको एक अदर रूप में कहना चाहें तो क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 यानी 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इतना की कमी होगी, जबकि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है क्षोभ मंडल में। अगला मंडल देखें यानी क्षोभ मंडल के बाद जो आता है वो समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फीयर आता है। इसके बारे में देख लें तो समताप मंडल की ऊंचाई सागर तल से 50 किलोमीटर तक है। यानी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसकी ऊंचाई देखें सागर तल से 50 किलोमीटर तक जो है यह है। इसकी खोज जेरेंस बी बोर्ड ने की थी, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोजकर्ता कौन है तो यह है। समताप मंडल में संवहन की क्रिया घटित नहीं होती है। ध्यान देना है कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में संवहन की क्रिया घटित नहीं होती है क्योंकि सघन शीतल वायु के ऊपर यानी सघन या डेंस शीतल वायु के ऊपर कम सघन अपेक्षाकृत गर्म वायु स्थित होती है। यानी सघन या डेंस जो वायु है उस पर शीतल वायु के ऊपर कम सघन अपेक्षाकृत गर्म वायु उपस्थित होती है, जिसके कारण संवहन क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। इस परत में सामान्यतः बादलों का अभाव होता है। यानी स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में जो होता है बादलों का अभाव होता है। धूल कण एवं जलवाष्प की नाम मात्र उपस्थिति इन वायु की क्षैतिज गति पाई जाती है। इसमें वायु की क्या होती है क्षैतिज गति पाई जाती है, लेकिन जलवाष्प और धूल कण नहीं पाए जाते हैं, बादल भी नहीं पाया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के न होने के कारण यह वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। यानी पूछा जाएगा कि वायुयान यानी एरोप्लेन के लिए उड़ान के लिए आदर्श कौन सा मंडल है तो यही समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर है। इस मंडल में निचले भाग में यानी इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है। यानी इस मंडल का जो है 50 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें प्रथम 20 किलोमीटर यानी निचला जो मंडल इसमें तापमान क्या रहेगा लगभग स्थिर रहेगा। 50 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान क्रमशः बढ़ने लगता है। यानी 50 किलोमीटर ऊंचाई इसमें क्या तापमान बढ़ने लगेगा। हमने देखा था समताप क्षोभ मंडल में क्या था तापमान घट रहा था, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही थी 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर, और यहाँ पर तापमान क्रमशः बढ़ रहा है। याद रखना है इसमें यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सूरज पृथ्वी की सुरक्षा कवच का काम करती है। हालांकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में हो तो ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में भी होती है। यानी ग्रीन हाउस गैस भी ओजोन है, जो कि 3 अणु इसमें ऑक्सीजन के बने हुए हैं। 3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ओजोन का निर्माण हुआ है। तो एक ये देखें CFC गैस है क्लोरोफ्लोरो यानी कह सकते हैं ये ग्रीन हाउस की उत्तरदायी गैस है, पृथ्वी के तापन के लिए भी उत्तरदायी गैसों में। लेकिन पृथ्वी की परत में पृथ्वी की सुरक्षा कवच के काम करती है, क्योंकि ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें या खतरनाक किरणें होती हैं वो उसको अवशोषित कर लेती हैं, और जब ये पृथ्वी के धरातल पर आ जाती हैं किरणें लंबी तरंगदैर्घ्य की जो किरणें हैं, बल्कि लंबी ऊर्जा कम तरंगदैर्घ्य की किरणें अल्ट्रावायलेट होती हैं, लंबी तरंगदैर्घ्य की अवरक्त किरणें होती हैं। वो आगे हम देखेंगे साइंस वाले पार्ट में, यहाँ पर हम करेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो ओजोन परत पाई जाती है जो पृथ्वी की ओर आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी के अंदर जो जीवधारी उनकी रक्षा करती है इससे। इसके बाद मध्यमंडल आता है। यानी इसमें समताप मंडल में कुछ और जानकारी ऐड करें। हमने देखा कि ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है और वायुयान उड़ाने यानी एरोप्लेन उड़ाने की आदर्श दशा यहाँ पाई जाती है। विशेष प्रकार के मेघ यानी मुलाब वेग का निर्माण यहीं पर होता है। मुलाब मेघ का मतलब मदर ऑफ पर्ल क्लाउड यही समताप मंडल में बनता है। अगला मंडल देखें तो मध्यमंडल आता है। मध्यमंडल जो है इसको देखें इसे मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल या मेसोस्फीयर है जिसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। यानी हम देखा कि जो है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर पृथ्वी धरातल से यानी धरातल से लेकर 18 किलोमीटर तक जो है वह आपका क्षोभ मंडल था,
और 50 किलोमीटर तक जो है वह आपका समताप मंडल था। और तीसरा जो मंडल है वो मेसोस्फीयर जो ये देखें तो 80 किलोमीटर यानी उससे 30 किलोमीटर और ज़्यादा है, समताप मंडल से 30 किलोमीटर और ऊपर तक जो है वह आपका क्या इसको कह सकते हैं मध्य मंडल है। ये देखें तो यह है कि इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान पुनः घटने लगता है, यानी इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटने लगता है। हमने देखा कि क्षोभ मंडल पहली परत में तापमान घट रहा था, दूसरी परत में बढ़ रहा था, तीसरी परत जो है ये मध्य मंडल, यहाँ तापमान क्या रहा है घटने का क्रम शुरू हो जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी रहता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ही वायुदाब में कमी हो जाती है, यानी इस मंडल में, यानी देखें जो ये मध्य मंडल है इसमें ऊंचाई के साथ वायुदाब में भी कमी हो जाती है, तापमान में कमी होती है, वायुदाब में भी कमी हो जाती है। यहाँ 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब था, 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0.01 मिलीबार दाब पाया जाता है। थोड़ी जानकारी जो है अपडेट कर लेते हैं, यानी इसमें जो है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर जो दूसरी जो परत थी इसमें ओजोन परत पाई जा रही, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहीं कहीं जो ओजोन मंडल भी दिया रहता है, यानी ओजोनोस्फीयर के रूप में भी कहीं कहीं नोट्स में पाया जाता है। ओजोनोस्फीयर देखें तो पृथ्वी के धरातल से 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक जो रेंज है इसमें इसे ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और इसमें देखें इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। यानी ओजोन मंडल या ओजोन जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस देखें तो CFC होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर से आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन कारण जो होती है, यानी CFC में जो सक्रिय क्लोरीन है यानी Cl है, इसके कारण जो होता है ओजोन परत में क्षरण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डाप्सन इकाई में नापा जाता है। और ओजोन मंडल में देखें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो ये ओजोन मंडल कहीं कहीं दिया रहता है, हालांकि इसमें ओजोन मंडल को जो है वो सप्ताह मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है, तो इसी के अंतर्गत है। और हमने तीसरा मंडल मध्य मंडल को भी देख लिया, इसकी इस तरह इसमें यह है कि ऊंचाई के साथ से वायुदाब में भी कमी होती है, तापमान में कमी होती है और साथ साथ वायुदाब में भी कमी होती है। और कितना कमी होती है यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसके बाद ताप मंडल देख लेते हैं, यानी ये ताप मंडल है या इसको थर्मोस्फीयर कहेंगे, कहीं कहीं ये आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर के रूप में भी जाना जाता है। इसको देख लेते हैं, ताप मंडल के रूप में यहाँ नोट्स में है, तो इसे आयनोस्फीयर आयन मंडल के रूप में भी जाना जाता है। ताप मंडल देखें, ताप मंडल मध्य सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक पाया जाता है, यानी जो यह मध्य सीमा आपका जो है मध्य मंडल है, इससे ऊपर देखें तो 80 किलोमीटर तक तो यही था, 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक जो पाया जाएगा ये ताप मंडल पाया जाएगा। इसके ऊपर तापमान बढ़ता जाता है, यानी इसके ऊपर तापमान बढ़ता जाता है तो अंतिम सीमा पर 1700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है। इसके निचले हिस्से में नाइट्रोजन यानी N2 और ऑक्सीजन O2 के आणविक एवं परमाणविक रूप में पाया जाता है। यानी इसके निचले हिस्से में देखें तो नाइट्रोजन जो सर्वाधिक गैस है वायुमंडल में पाई जाती है, साथ ही प्राणवायु ऑक्सीजन भी आणविक एवं परमाणविक रूप में पाई जाती है, गैस रूप में नहीं पाई जाती है। तापमान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी ये तापमान जो मंडल है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक आयन मंडल है, कहीं कहीं आयन मंडल के रूप में ही यह पार्ट दिया जाता है आयनोस्फीयर, लेकिन ये तापमान मंडल का ही एक भाग है। देखें तो तापमान मंडल के निचले भाग को आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर कहते हैं। इसमें विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं घटती हैं, यानी जो यह तापमान मंडल का जो निचला भाग आयन मंडल है, आयन मंडल में विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं क्या है घटती हैं। इसमें ब्रह्मांड किरणों का प्रदर्शन होता है, यानी यूनिवर्स रेज का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। तापमान की अधिकता के कारण गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, इसमें तापमान अधिक होने के कारण गैसें क्या होती हैं आयनिक फॉर्म में हो जाती हैं, यानी अपने अणु रूप में टूट जाती हैं, अणु परमाणु में टूट जाती हैं, मूल रूप में आ जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। इसके बाद आयतन मंडल या इसको बहिर्मंडल कहते हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह ध्यान रखना है कि ताप मंडल के पार्ट में ही यह है, कहीं कहीं यह जो है आयन मंडल और ताप मंडल भी दिया रहता है, और यह ताप मंडल न दिया रखकर इसी के जो ताप मंडल के ही 2 पार्ट आयन मंडल और यह आयतन मंडल है, यानी बहिर्मंडल है। आयन मंडल को थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर लेते हैं। इसमें देखें तो हमने देखा 60 से 640 किलोमीटर तक इसका रेंज जो है आयन मंडल का है, हालांकि ताप मंडल के रूप में यहाँ पर देखें तो 80 से 640 है, 60 से लेकर 640 तक जो आयन मंडल का रेंज है यहाँ तक पाया जाएगा। यह भाग कम वायुदाब था पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर से लॉन्ग रेडियो F7 E1 E2 और F1 F2 परतों में 60 रेडियो वेव्स प्रवर्तित होते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो टेलीविजन यानी आयन मंडल के कारण ही पृथ्वी पर देखें तो रेडियो जो होती हैं, टेलीविजन होते हैं, टेलीफोन होते हैं, रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, यानी संचार उपग्रह जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं इसी मंडल आयन मंडल में ही भेजे जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। अब देख लेते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का देखें तो इसमें इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी आयतन मंडल या बहिर्मंडल इसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं है।
निचली सीमा 640 से, यानी जहाँ पर आयन मंडल समाप्त होता है या तापमंडल समाप्त, तो वहीं से ये आयतन मंडल या बहिर्मंडल शुरू होता है और इसके ऊपरी कोई सीमा नहीं है। इसमें देखें तो हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम की इसमें प्रधानता होती है। ऑरोरा ऑस्ट्रासिस और ऑरोरा बोरिलियासिस की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। इसके बाद इसमें देखें तो यह है, यानी इसमें नोट्स में सबसे पहले देखें तो ये वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है, यानी इसको बहिर्मंडल या एक्सपोस्फीयर की वायु सीमा अनिश्चित है, यानी वायु सीमा इसकी अनिश्चित है, यानी इसकी कोई ऊपरी सीमा निश्चित नहीं है। इसे अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा माना जाता है। इसे जो अंतरिक्ष यानी स्पेस और पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा जो इसी को माना जाता है, आयतन मंडल या बहिर्मंडल को माना जाता है। इसमें देखें तो इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार होने लगता है। इसमें हाइड्रोजन यानी H2 और हीलियम यानी He गैसों की प्रधानता होती है। ऊंचाई के साथ आयनीकृत अणुओं में वृद्धि होने लगती है। देखें तो सूर्य तप आता है, यानी इंसोलेशन आता है। तो सूर्य तप को देख लेते हैं। इसमें तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी सूर्य जो है वो पृथ्वी पर ऊर्जा का क्या है, मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स, यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का मेन सोर्स कौन है, तो सूर्य है, यानी सन है। इसमें ध्यान दें तो सूर्य की सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, यानी सूर्य की सतह पर लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। इसके आंतरिक भाग तापमान लगभग, यानी इसके आंतरिक भाग का तापमान देखें तो ये बहुत ज़्यादा होता है। वो देखें तो 1,50,00,000 यानी 1.5 करोड़ जो होता है इसके आंतरिक भाग का तापमान होता है सूर्य के। सूर्य का मध्य भाग एक आणविक भट्ठी यानी रिएक्टर है। सूर्य का जो मध्य भाग वो क्या है, एक आणविक भट्ठी या रिएक्टर की तरह कार्य, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होती है। यानी हाइड्रोजन जो जैसे प्रोटियम हाइड्रोजन 3 समस्थानिक है, तो इसका सबसे सरल जो समस्थानिक है प्रोटियम, ये मिलकर हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं, NaCl इसका निर्माण होता है। तो हीलियम या इसके जो टाइट्रियम है वो भी मिल जाता है, यानी हीलियम ड्यूट्रियम टाइट्रियम, यानी टाइट्रियम रहेगा और एक सामान्य अणु रहेगा। तो ये हीलियम का जो नाभिक है इसका निर्माण H4 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, हीलियम के अणु नाभिक का निर्माण करेंगे हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर के। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं आणविक भट्ठी के रूप में, यानी नाभिक की संलयन की घटना इसमें, यानी नाभिक जो आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं। पृथ्वी के छोटे आकार था सूर्य से इसकी दूरी के कारण, पृथ्वी का आकार छोटा है सूर्य की अपेक्षा, तो सूर्य से इसकी दूरी 15 करोड़ के लगभग है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तो सूर्य से इसकी दूरी के कारण सूर्य द्वारा विकिरित कुल ताप का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, यानी 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक आता है। यानी सूर्य का जो ताप है, कुल ताप है, उसका देखें तो 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक आता है। जहाँ पर देखें इतना ताप, गर्मी या ऐसा परिवर्तन 2 अरबवां भाग आता है, वो भी एक भाग नहीं, एक बहुत ही छोटा हिस्सा, यानी जितना ताप है उसका देखें जैसे 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/10, 1/100, ऐसे देखें तो 1/2 अरबवां भाग जो होगा, यानी सूर्य का जो ताप होगा उसका 1/2 अरबवां भाग जो होता है वो पृथ्वी पर आता है, बहुत ही कम भाग आता है। तो इतनी से ही प्रकृति ने निर्धारित किया, जीव यहाँ पर जीव जंतु या पानी की मात्रा पाई जाती है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ जीवन नष्ट हो जाएगा। यानी देखें प्रकृति ने या ईश्वर ने जो है जीवधारण के लिए जो मानक बनाए हैं, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें संतुलित रूप में है वह जीवन के लिए उपयोगी हैं, चाहे वह पृथ्वी का आवरण जो है मंडल के रूप में प्रकृति ने किया हो, या गैसों के प्राणवायु और जीवधारियों के एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता के रूप में किया हो, या पृथ्वी की गति के रूप में किया है, पृथ्वी के दूरी के रूप में किया है, जो भी किया सामंजस्य पृथ्वी के लिए जीवधारी यानी जीवित ग्रह के रूप में निर्माण किया। अन्य जो 8 ग्रह सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में, जिसमें सूर्य जो देखें उसका केंद्र है, या समस्त जो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, उसमें किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं है इस सोलर सिस्टम में। हालांकि वैज्ञानिक खोज चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो अभी तक जानकारी है उसमें जीवन केवल पृथ्वी पर, और उसकी दशाएं जो है वह प्राकृतिक रूप से संतुलित है, यानी मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल रूप से व्यवस्थित की गई। उसमें थोड़ा भी छेड़छाड़ या परिवर्तन होने पर नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो प्रकृति कितना महान है यहाँ से सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जल्दी से देख लेते हैं। सूर्य ताप प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इसमें देखें सबसे पहले सौर विकिरण की अवधि अथवा दिन की अवधि जो होती है सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। सौर विकिरण की जो अवधि होती है, दिन की अवधि, जैसे देखें तो ध्रुवों पर जो होता है वह 6 महीने का दिन, वो 6 महीने की रात होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। इसके बाद देखें दिन की लंबाई में ऋतु और अक्षांश, दिन की लंबाई में ऋतु और अक्षांश के अनुसार परिवर्तन होता है, जो भूतल द्वारा उष्मा ग्रहण की मात्रा को निर्धारित करता है। यानी हम जानते हैं कि पृथ्वी का अपना घूर्णन जो होता है 24 घंटे में पूर्ण कर लेती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी जो परिक्रमण जो करती है सूर्य का, वो 365 से 1/4 दिन में करती हैं, तो जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। तो ये दिन की लंबाई ऋतु और अक्षांश के अनुसार इसका परिवर्तन होता है। हालांकि पूर्व हमने इसको देख लिया है, ये ताप परिवर्तन के कारण यानी ताप को प्रभावित करने वाले कारण में भी शामिल है।
तीसरा देखिए, वास्तव में किरणों के झुकाव का कोण यानी आपतन कोण और दिन की लंबाई दोनों मिलकर पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप के विकिरण को नियंत्रित करते हैं। हालांकि मैथमेटिकल पार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको हम थियोरी पार्ट में इतना दिया गया, इसको समझ सकते हैं कि जो वास्तव में जो किरणों का झुकाव होता है यानी आपतन कोण होता है और दिन की लंबाई दोनों मिलकर पृथ्वी के धरातल सूर्य ताप को वितरण को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी सूर्य से देखें तो मील में यह है, यानी देखें तो आपका मील में देखें तो 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, या लगभग इसको हम किलोमीटर में करेंगे तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्योंकि देखें एक माइल में जो होता है 1.5 किलोमीटर होता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पर 15 × 135, यानी कुल मिलाकर यहाँ से हम कह सकते हैं लगभग 15 किलोमीटर जो दूर है सूर्य पृथ्वी से। निकटतम दूरी जो होती है वह 3 जनवरी को निकटतम दूरी होती है, और निकटतम दूरी आपकी यह है, यानी 9 करोड़ 15 लाख मील दूर जो है वह जब सूर्य पृथ्वी से हो जाती है, पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है, इस घटना को उपसौर कहते हैं, और ये 3 जनवरी को होती है, और दूरी यह है। इसके फिर 4 जुलाई को अपसौर यानी अधिकतम दूरी पर होते हैं सूर्य पृथ्वी से, उस घटना को अपसौर कहते हैं, और ये 4 जुलाई को होती है। और इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि सूर्य का व्यास देखें, यानी सूर्य का व्यास जो है, यानी एक सूर्य को गोलाकार रूप माने तो ये जो व्यास है जो उसके केंद्र से होकर जाएगा वह एक जो 2r जो पार्ट होता है त्रिज्या का दुगना होगा व्यास होगा। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है, यानी पृथ्वी के व्यास से यानी 110 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी सूर्य से देखें तो 13 लाख पृथ्वी बन जाएंगे, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है, जिसको हमने देख लिया था ऊपर ही। और देखें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, और डिस्टेंस हमने यह देखा, यह दूरी है। आगे इसमें देखते हैं तो ये सूर्य की किरणों का तिरछापन। इसमें देखें तो प्रथम जब सूर्य लगभग मध्यमान में होता है, यानी प्रथम जब सूर्य लगभग मध्यमान में होता है तो इसकी किरणें धरातल पर लंबवत पड़ती हैं और इसलिए अधिक संकेंद्रित होती हैं। सूर्य तप की तीव्रता भी अधिक होती है, यानी जब किरणें धरातल पर क्या हो लंबवत पड़ती हैं तो इसलिए अधिक संकेंद्रित रहती हैं, और सूर्य तप की तीव्रता भी इसी समय सर्वाधिक होती है। जब ये किरणें धरातल पर तिरछी पड़ती हैं तो अधिक क्षेत्र में फैल जाती है, यानी जब धरातल पर तिरछी पड़ेंगे तो अधिक क्षेत्रफल फैल जाते हैं और सूर्य तप की तीव्रता कम हो जाती है। तिरछी होने पर कम हो जाएगी और लंबवत होने पर ज़्यादा हो जाएगी, ये ध्यान देना। इसके बाद वायुमंडल के प्रभाव को समझ लेते हैं। वायुमंडल के प्रभाव को देखें तो सूर्य तप पर वायुमंडल की स्वच्छता अथवा अस्वच्छता का भी प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल को पार करते समय विकिरण का कुछ अंश जलवाष्प अथवा गैसों द्वारा सोख लिया जाता है। वायुमंडल के निम्न परतों में आर्द्रता की मात्रा जितनी अधिक होगी विकिरण का उतना ही अधिक अवशोषण होगा। वायुमंडल की जो निम्न परतें रहेंगी, नीचे की जो परतें जिसमें हमने देखा था परतों में जो आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल इत्यादि है, तो वायुमंडल की निम्न परतों में आर्द्रता की मात्रा जितनी अधिक होगी विकिरण का उतना अधिक बार अवशोषण होगा। अतः आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा शुष्क प्रदेशों को अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। कहने का आशय हुआ कि जो आर्द्र प्रदेश हैं उसकी अपेक्षा शुष्क जो प्रदेशों को अधिक सूर्य तप की प्राप्ति होती है। शुष्क प्रदेश का मतलब जो गर्म हैं, या जैसे राजस्थानी हो गए, या विषुवत रेखा के आसपास वाले जो देश हैं, 0 डिग्री सेल्सियस आसपास वाले जो देश हैं, या फिर यह रेंज हम निर्धारित कर सकते हैं कि 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, तो इसमें जो होता है ज़्यादा शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं और यहाँ सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा होती है और विषुवत रेखा सर्वाधिक प्राप्त होता है। इसके बाद देख लेते हैं सौर कलंक क्या कहलाता है। तो सूर्य तल पर भी चंद्रमा के समान कलंक या धब्बे मिलते हैं। सूर्य तल पर क्या होते हैं, चंद्रमा के समान कलंक या धब्बे पाए जाते हैं। यह अस्थायी रूप में नहीं पाए जाते, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। यानी जो चंद्रमा पर देखें जिस प्रकार से कलंक या धब्बे पाए जाते हैं उसी प्रकार सूर्य में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। औसत रूप में चक्र 11 वर्ष में पूरा हो जाता है। यानी औसत रूप में चक्र क्या होता है, 11 वर्ष में पूरा होता है। जब सौर कलंकों यानी सन स्पॉट्स की संख्या अधिक हो जाती है तो सूर्य ताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है। यानी जब सन स्पॉट जो है की संख्या, सौर कलंक संख्या अधिक हो जाएगी तो सूर्य ताप की मात्रा भी अधिक हो जाती है। जब इसकी मात्रा में कमी हो जाती है तो जब इनकी मात्रा में कमी हो जाने के कारण प्राप्त होने वाला सूर्य ताप भी कम हो जाता है। यानी सन स्पॉट की संख्या कम होगी तो सूर्य ताप भी कम प्राप्त होगा, कम हो जाएगा। अब इसके बाद परावर्तन को देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रिफ्लेक्शन देखें तो सूर्य की किरणों प्रकाश की किरणों के कुछ भाग का धरातल से परावर्तन हो जाना है। प्रकाश की किरणों के कुछ भाग का धरातल से परावर्तन हो जाता है। परावर्तन को सबसे अधिक बादलों की मात्रा प्रभावित करती है। परावर्तन को सबसे अधिक क्या करती है, बादलों की मात्रा प्रभावित करती है। पूर्ण मेघाच्छादित धरातल पर सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होना है, न कि अवशोषण। यानी पूरी रूप से मेघाच्छादित धरातल है, यानी बादलों से जो घेरा गया है पूरा जो एटमॉस्फेयर, पूरे बादल हैं, तो सूर्य प्रकाश में कमी आती है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, इसका कारण जो है वो परावर्तन होता है, न कि अवशोषण होता है।
कि इसमें ये भी कारण बनता है कि पूर्ण मेघाच्छादित जो धरातल जब होता है, यानी देखें इसमें तो जो ऊपर से पृथ्वी का सूर्य तप है ये तो परावर्तित करके पुनः अंतरिक्ष में चला जाएगा, लेकिन जो पृथ्वी जो लघु तरंगे अवशोषित की हैं ये परावर्तित जब पृथ्वी से होगा तो यह पुनः जो बादल इसको रोक कर करके पृथ्वी पर भेज देंगे। इससे पूर्ण मेघाच्छादन के समय जो होता है पृथ्वी पर या सतह पर जो तापमान ज़्यादा यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद अवशोषण एब्जॉर्प्शन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन यानी 0.26 माइक्रोन की लघु तरंग, कार्बन जिसमें 15 माइक्रोन की लघु तरंग था, ओजोन गैस पराबैंगनी लघु तरंगों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन करती है। यानी कहने का आशय हुआ कि ऑक्सीजन जो प्राण वायु है इसका 0.26 माइक्रोन का मतलब 10⁻6 मीटर होता है। माइक्रोन जो होता है यानी 0.26 माइक्रोन या 26 × 10⁻⁸ मीटर की लघु तरंग। कार्बन का देखें तो 15 माइक्रोन यानी 15 × 10⁻⁶ की लघु तरंग तथा ओजोन गैस पराबैंगनी लघु तरंगों को अवशोषण करती है। यानी कौन कौन करता है? ओजोन करती है, ऑक्सीजन करता है, कार्बन करता है और ओजोन गैस जो है पराबैंगनी लघु किरणों का क्या करते हैं? सोख लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं। गैसों के स्थान पर जलवाष्प सूर्यताप का सबसे बड़ा भाग अवशोषित करता है। यानी गैसों के स्थान पर देखें जो गैस हैं उसके स्थान पर जलवाष्प यानी जो वाटर वेपर है सूर्यताप का सबसे बड़ा भाग अवशोषित कर लेता है। यानी सबसे ज़्यादा अवशोषण कौन करता है? ये जलवाष्प करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जब हमने 9 गैसों देखा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जलवाष्प अवशोषित करते हैं सूर्यताप को। यानी CFC के लिए यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कह सकते हैं क्लोरोकार्बन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन हुआ? जलवाष्प हुआ। जलवाष्प पृथ्वी द्वारा विकृत दीर्घ तरंगों को वापस नहीं जाने देता है। यानी जलवाष्प द्वारा देखें तो पृथ्वी द्वारा विकृत यानी पृथ्वी जो अवशोषित की हैं दीर्घ तरंगें यानी अवरक्त करने इंफ्रारेड जो सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवां भाग आता है उसमें से लघु तरंगें जो होती हैं, बल्कि दीर्घ तरंगें लघु तरंगें तो अवशोषित कर ली जाती हैं ओजोन द्वारा यानी O3 द्वारा जो कि लेयर बना हुआ है। तो ये आती हैं तो पुनः जब ये जाती हैं वापस होकर अंतरिक्ष में तो इनको ये जलवाष्प वापस नहीं लौटने देते हैं। इसी से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जलवाष्प कांच की छत जैसा कार्य करता है। जलवाष्प जो है कांच की जो छत होता है उसके जैसा कार्य करता है। अर्थात कांच का छत का मतलब ये हुआ कि जैसे इसके अंदर लघु तरंगे तो आ जाएंगे परंतु इससे बाहर ये लघु तरंगे नहीं जा पाएंगे, अर्थात वो ताप को बढ़ाने लगती हैं यानी बहुत गर्म हो जाएगा। यह ताप अवशोषण के साथ साथ ताप नियंत्रण भी है। यानी ताप अवशोषण के साथ साथ क्या करते हैं? ताप को कंट्रोल भी कर सकते हैं या करते हैं। इसके बाद प्रकीर्णन देखें, स्कैटरिंग क्या होते हैं यानी फैलाव क्या होता है? तो प्रकाश का नीला रंग और लाल रंग प्रकीर्णन के कारण दिखता है। यानी घटना को याद रखना है कि प्रकाश का नीला जो रंग है और लाल रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। विभिन्न तरंग दैर्घ्य की सौर किरणें यानी विभिन्न तरंग दैर्घ्य की सौर किरणें धूल कणों और जल कणों से जब गुजरती हैं तब अगर इन कणों का व्यास किरणों के तरंग दैर्घ्य से छोटा हो जाता है तो लघु तरंगें यानी जिसमें आसमानी बैगनी का प्रकीर्णन हो जाता है। दीर्घ तरंगें देखें लाल तरंग को आगे बढ़ जाती फलतः आकाश नीला दिखाई देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश में 7 रंग हैं, वो आपके रंगों को हम देख सकते हैं। बैगनी पी नाला है। ये जो है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं और 7 प्रकार की किरणें भी होती हैं, उसको हम ग्योर कहते हैं। ग्योर जो है ये 7 प्रकार की किरणें होती हैं जिसमें रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू, इंडिगो, वायलेट है। बैगनी पिलाना का हम देख सकते हैं। बैगनी पी नाला मतलब लाल है, नीला है, पीला है, नीला है, बैगनी है। ये सारे जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं। इसके बाद विसरण को देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होती है लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है और जो वायलेट होती है सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। ऊर्जा भी देखें तो लाल रंग की सबसे ऊर्जा कम होगी और वायलेट की सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आवृत्ति सबसे ज़्यादा वहाँ पर हो जाएगी। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है अर्थात इसकी जो है आवृत्ति सबसे कम होगी, ऊर्जा सबसे कम होगी, लेकिन ये काफ़ी दूरी तक देखी जा सकती है, इसलिए खतरे के निशान या लाल रंग बनाया जाता है, काफ़ी दूरी तक देखी जा सकती है। और आकाश का जो होता है लाल रंग तरंगदैर्घ्य आगे बढ़ जाती है फलतः आकाश नीला दिखने लगता है। ये जो होता है एक घटना हम देख सकते हैं कि प्रकीर्णन कारण होता है। यह आकाश का नीला और लाल रंग का प्रतीत होना। आकाश लाल का प्रतीत होता है जब काफ़ी दूरी पर होगा, जैसे कि सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय, और आकाश नीला का होता है जब सूर्य क्षितिज में यानी लंबवत रहें या ऊपर रहें सर के ऊपर, तो उसका आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। इसके बाद विसरण देखें। डिफ्यूजन क्या है? जब आपतित किरणों के मार्ग में ऐसे अणु या कण पड़ जाते हैं जिसका व्यास प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है तब उसकी सभी तरंगें छोटी या बड़ी इधर उधर परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विसरण कहते हैं। तो यह विसरण डिफ्यूजन रहा। इसका देख सकते हैं जब आपतित किरणों के मार्ग में ऐसे अणु या कण पड़ जाते हैं जिनका व्यास प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है तो उसके सभी तरंगें छोटी हो या बड़ी इधर उधर परावर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विसरण कहते हैं। पृथ्वी का उष्मा बजट देख लेते हैं। सूर्य तप का कुछ ही भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है क्योंकि इसका बहुत सा भाग वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन
प्रकीर्णन, परावर्तन और शोषण विकिरण के द्वारा लौटा दिया जाता है। यानी 4 महत्वपूर्ण घटनाओं द्वारा क्या होता है, बहुत भाग लौटा दिया जाता है। विकिरण देखें, रेडिएशन घटना क्या है। विकिरण या रेडिएशन में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को बिना किसी माध्यम के तथा बिना माध्यम को गर्म की संचित होती है। यानी जब ऊष्मा की मात्रा बिना किसी माध्यम से दूसरे माध्यम पहुंच जाती है, यानी ऊष्मा जो है एक माध्यम से दूसरे यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम से ले जाए तो विकिरण कराती है। जबकि इसमें संवहन और चालन की प्रक्रिया भी होती है। संवहन का देखें, जैसे ये आपका जैसे चालन को यदि हम देखें तो यहाँ पर लोहा हो गया, तो यहाँ एक सिरा गर्म करेंगे तो ऊष्मा जो अणु के माध्यम से दूसरे स्थान पर हो जाएगी, चालन हो जाएगा। संवहन का मतलब ये हुआ कि बहने वाली ऊर्जा जो होगी, जैसे जल और गैस में है, उसके अणु गर्म करने पर वो पूरे भाग में जो यहाँ नीचे से जल को हम गर्म करेंगे ऊपर के सारे गर्म हो जाते हैं, अणु द्वारा स्थानांतरित होती है, यानी वो संवहित रूप में चले जाते हैं। आगे यहाँ पर हम चालन संवहन को देखेंगे। तो बिना माध्यम के यानी विकिरण या रेडिएशन में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी को बिना किसी माध्यम यानी बिना किसी इसमें माध्यम नहीं किया सकता है, बिना माध्यम को गर्म किए बिना, यानी इसमें माध्यम गर्म। सूर्य से किरणें देखें जो पृथ्वी पर आती है, इसके लिए कोई माध्यम नहीं लाने वाला है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है निर्वात में वैक्यूम में सर्वाधिक गति होती है, जो कि हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश गति 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर सेकंड होती है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात है, फिर भी सूर्य किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, प्रक्रिया विकिरण कहलाती है। चालन देखें, कंडक्शन क्या है, तो चालन ऊष्मा संचार की विधि से माध्यम के गर्म भागों से ठंडे भागों की ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन देखें तो जब धरातल से प्राप्त ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से इसके स्थान पर ऊर्ध्वाधर गति से होता है तो इसे संवहन कहते हैं। संवहन का मतलब हमने देख लिया, जल और गैसों में जो होता है और एक ठोस भाग में जो चालन विधि से गर्म होता है। अभिवहन देखें, एडवेक्शन देखें तो यह है ऊष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहते हैं। यह ऊर्जा स्थानांतरण की सबसे प्रभावशाली विधि है। मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में मौसम के महत्वपूर्ण दैनिक परिवर्तनों का मूल कारण विभिन्न प्रकार की अभिवहन धाराएं हैं। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में देखें, तापमान को वितरण को उनके कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अक्षांश को हमने पूर्व में देख लिया था। अक्षांश जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी में 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और इससे ऊपर देखें तो 90 तक जो उत्तरी ध्रुव की रेखाएं हैं 90 रेखाएं होंगी, और प्रत्येक रेखाओं के बीच की दूरी जो अक्षांश 111 किलोमीटर है। वैसे दक्षिण ध्रुव यानी नीचे की तरफ जो रेखाएं होंगी वो भी 180 होंगी, 90 होंगी, और यहाँ जो आपका होगा वो दक्षिण ध्रुव होगा। टोटल रेखाएं देखें तो 90 यह 180 हो जाएंगी, और एक जो 0 डिग्री से रेखा है इसको जोड़ दें 181 रेखाएं हो जाएंगी। इसको मैं पूर्व में अक्षांश पर देख लिया है विस्तार से। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह जो है यानी इसको प्रभावित करने वाले कारण, तापमान को कौन प्रभावित करता है, तो अक्षांश भी प्रभावित करते हैं। तो तापक्रम सूर्य ताप यानी इंसोलेशन पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणों के ठीक लंबवत पड़ने के कारण तथा दिन रात की अवधि यानी समान अवधि के कारण यहाँ सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, जिस कारण तापक्रम भी अधिक रहता है। यानी भूमध्य रेखा पर हमने देखा था, यह आपकी यहाँ पर देखें तो साढ़े ऊपर जो है नॉर्थ तरफ 23.5 डिग्री की जो रेखा है कर्क रेखा, नीचे तो 23.5 डिग्री की रेखा मकर रेखा है। यहाँ पर जो कर्क संक्रांति होती है 21 जून को, अभी देखें तो आज जो है 18 जून है, 3 दिन बाद 21 जून होगा, जो कि विश्व योग दिवस में मनाया जाएगा, योग दिवस होगा। और यहाँ पर देखें 22 और 22 दिसंबर को जो होता है, 22 दिसंबर को जो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति के नाम जानते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 21 जून को जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुवत रेखा पर 2 बार सूर्य लंबवत चमकते हैं, एक बार 23 सितंबर को। 23 सितंबर का मतलब ये जब कर्क रेखा से लौटेंगे तो 23 सितंबर पड़ेगा, 23 सितंबर को लौटेंगे। इस 23 सितंबर को जो होता है वह शरद विषुवत कहलाता है, और जब वो आएंगे पुनः यहाँ पर देखें 22 दिसंबर से लौटकर जब ये पुनः विषुवत वृत्त पहुँचेंगे तब 21 मार्च होगा, और 21 मार्च को जो होता है बसंत विषुवत होता है। यानी इस दिन 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी दिन और रात बराबर होते हैं। तब यहाँ देखें अक्षांश कारण जो होता है सबसे अधिक तापक्रम प्राप्त होता है पृथ्वी को। इसके बाद देखें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर बढ़ते अक्षांशों के साथ दिन की अवधि अधिक होने के कारण भी सूर्य की किरणों की अधिक तिरछेपन का कारण सूर्य तक घटता जाता है। यानी देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पृथ्वी है, यहाँ ध्रुव है, उत्तरी दक्षिण ध्रुव है। यदि हम ध्रुव से यहाँ पर आएंगे तो दिन की अवधि बड़ी होती जाएगी, यानी और सूर्य ताप भी यहाँ पर अधिक होगा। जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं 6 महीने के होते हैं, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। यानी कहने का ऐसा हुआ कि यहाँ पर यदि मान लीजिए आपके कर्क रेखा के पास पहुँच गए सूर्य जी, जो कि वहाँ पर अधिकतम होगा आपका कर्क रेखा 21 जून को हमने देखा संक्रांति, जिसके बाद लौटना शुरू कर देंगे, तो यहाँ से सूर्य जो प्राप्त होगा 6 महीने तक ये जो यहाँ प्राप्त होगा सूर्य, इसलिए सूर्य लगातार 6 महीने तक उगे हुए प्रतीत होते हैं। इसके बाद जब वो मकर रेखा पर आते हैं जो कि 22 दिसंबर को आकर चमकते हैं, तो यहाँ पर जो 6 महीने की जो घटना होती है, जब तक इस भाग में दक्षिण ध्रुव होते हैं तो यहाँ दिन होता है, यहाँ पर अंधेरा होता है, इसी कारण 6 महीने के दिन और रात की घटना घटित होती है। तो इसमें देखें भूमध्य रेखा से ध्रुवों के चलने पर बढ़ते अक्षांशों लैटिट्यूड के साथ दिन की अवधि अधिक होने पर भी सूर्य किरणों में अधिक तिरछेपन का कारण सूर्य ताप घटता जाता है। इस प्रकार भूमध्य रेखा से ऊंचे अक्षांशों का औसत तापक्रम कम हो जाता है। अधिकतम
सूर्य तप प्राप्त करने वाले भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापक्रम न होकर जुलाई में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, इससे तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। या इसको यूं कहें कि अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करने वाले भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा जो अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करती है, अधिकतम तापक्रम न होकर जुलाई में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 20 डिग्री मतलब हमने 23.5 देखा है, उससे कुछ नीचे यानी 3.5 डिग्री नीचे जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, इसे तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। यानी 20 डिग्री क्या उत्तरी अक्षांश कहेंगे, तापीय विषुवत रेखा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होता है। ऊंचाई में देखें तो वायुमंडल विशेष रूप से नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। वायुमंडल जो विशेष रूप से नीचे से ऊपर जाएंगे तो गर्म होता है, इसलिए हवा की सबसे निचली परत जो धरातल के संपर्क में आती है सबसे अधिक गर्म होती है। वायुमंडल विशेष रूप से नीचे से यानी नीचे से जो ऊपर जाएंगे तो गर्म होता है, इसलिए हवा की सबसे निचली परत जो धरातल के संपर्क में आती है सबसे अधिक गर्म होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान क्रमशः घटता जाता है और ठंडी हवा ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान क्या होगा, घटता जाता है और हवा क्या होगी, ठंडी होती जाएगी। तापमान की सामान्य ह्रास दर सामान्यतः प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होती है। आगे इसमें देख लेते हैं तो जल एवं स्थल वितरण इसमें दिया गया है। जल एवं स्थल वितरण क्या है, सूर्य तप को जल एवं स्थलीय भाग का वितरण भी प्रभावित करता है। स्थलीय भाग जलीय भागों की तुलना में अधिक एवं तीव्र गति से गर्म होते हैं। स्थलीय भाग जो है जलीय भागों की तुलना में अधिक एवं तीव्र गति से गर्म होते हैं, लेकिन विकिरण की प्रक्रिया से शीघ्र ही शीतल हो जाते हैं। समुद्री धाराएं देखें तो वनस्पति का आवरण सूर्य की गर्मी की बहुत अधिक मात्रा को अवशोषित कर लेता है। यानी जो वनस्पति का आवरण जो है, समुद्री धाराएं वनस्पति का आवरण सूर्य की गर्मी बहुत अधिक तक मात्रा को अवशोषित कर लेता है। समुद्र से दूरी देखें तो ग्रीष्म ऋतु में एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय महासागर की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडे होते हैं। सूर्य के किरणों का तिरछापन भी कारण है। सूर्य के किरणों में तिरछेपन का प्रभाव तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ये सारी जानकारी देखी जा सकती है इसमें। यहाँ पर देखें तापमान का प्रादेशिक वितरण दिया गया है। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। इसमें कारण सब दिया गया है। इस भाग में दिन की अवधि 24 घंटे होती है। इसमें जानकारी को है तो शामिल कर ही लेते हैं। पृथ्वी का ग्लोबी विस्तार अक्षांशीय विविधता के अंतर्गत तापमान विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन ये विषुवत रेखा के दोनों ओर कर हमक रेखा विस्तृत स्थित है। इससे सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, जिससे वर्ष पर्यंत ताप अधिक रहता है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेचर जोन ये दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। इससे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कटिबंध हमने समझ लिया था। सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन के कारण ग्रीष्म और शीत ऋतु में तापमान अत्यधिक अंतर होता है। शीत कटिबंध यानी फ्रीडियल जोन ये दोनों गोलार्धों में 66 डिग्री अक्षांशों के ध्रुवों तक फैले हुए हैं। इस भाग में दिन की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। सामान्य ताप पतन दर देखें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है। इसके वायुमंडल यानी वायुदाब है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के भार से पृथ्वी पड़ने वाले दबाव को वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इससे प्रति इकाई क्षेत्र पड़ने वाले बल के रूप में भी कहा जाता है। यानी P = जो होता है प्रेशर = जो होता है ये F/A होता है। प्रति एकांक क्षेत्र पड़ने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके अन्य मात्रक जैसे बैरोमीटर में नापा जाता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और इसके अन्य मात्रक में जो पास्कल और सीजीएस में इसका मात्रक डाइन भी होता है, वो हम साइंस के पार्ट में देखेंगे। बैरोमीटर में नापा जाता है। यह आपका जलवायु वैज्ञानिकों को इसके मिलीबार को माना 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार का बल है। वायुमंडलीय दाब के वितरण को समताप रेखाओं आइसोबार के द्वारा दर्शाया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। इसके वायुदाब पेटी का वितरण देख लेते हैं। एयर प्रेशर बेल्ट वायुदाब पेटियां पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब पेटियों के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। तो विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी यानी यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें दी गई है। यानी यहाँ पर देखा जा सकता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को देख सकते हैं। उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी को देख सकते हैं। ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी को देखा जा सकता है। इसके बाद पवन पर चलते हैं। पवन किस प्रकार प्रभावित करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर जो वायु चलेगी उसको पवन विंड कहा जाएगा। यानी देखें वायु में कई जैसे वायु है या गैस, उसमें अंतर यह है कि गैस पार्टिकुलर होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। वायु में सारी गैसें मिली रहती हैं। जैसे मुख्य 9 गैसों को हमने देखा तो सारी गैसों को मिलाकर वायु कहा जाएगा। और पृथ्वी की सतह पर वो वायु चलेगी तो उसको पवन कहा जाएगा। यह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यानी याद रखना है कि जो पवन होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पवन के प्रकार को देख लेते हैं तो अक्षांशीय भौगोलिक प्रकृति के आधार पर पवन कई प्रकार के होते हैं। जैसे जिस दिशा में हवाएं वर्ष भर चला करते हैं उन्हें प्रचलित पवन या स्थायी पवन के रूप में भी कहते हैं, जानते हैं। अस्थायी पवन में देखें तो इस पवन को सनातनी या ग्रही हवाएं प्रिवेलिंग आर प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। वर्ष भर इनकी दिशा में समानता रहने के कारण स्थिरता तो रहती है, लेकिन मौसमी हस्तांतरण भी होता रहता है। पूरे ग्लोब पर विस्तार होने के कारण इसे ग्रही पवन भी कहते हैं। इसमें व्यापारिक यानी इस पवन के नाम देखें तो व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ध्रुवीय हवाएं सम्मिलित की जाती हैं। यानी इसमें देखें जो पवन है यानी अस्थायी पवन के अंतर्गत कौन कौन से हैं तो व्यापारिक हवाएं हैं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं जो है इसमें शामिल हैं। व्यापारिक पवन देखें ट्रेड विंड्स को